Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar folder. So friend, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने टाइप से हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको समझने के लिए उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है। और हाँ, इससे पहले हम 4 क्लासेज और ले चुके हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहाँ जाकर देख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जहाँ पे जो ओब्लिगेशन फुलफिल करनी थी, जब पार्टी उस ओब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए लाइबल ना रहे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन ऑब्जेक्ट और ओब्लिगेशन इज फुलफिल्ड। या तो वो ऑब्जेक्ट और ओब्लिगेशन क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए, या फिर क्या है, लाइबिलिटी ऑफ आइदर पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट, एंड जो लाइबिलिटी है पार्टी की वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। या तो वो जो लाइबिलिटी खत्म हो, या तो वो ऑब्लिगेशन को फुलफिल करके खत्म हो जाए, या फिर म्यूचुअल कंसेंट करके हम क्या करें, उस लाइबिलिटी को एंड कर दे। कोई भी रीजन हो सकता है उस लाइबिलिटी के खत्म होने का, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो क्या होगा, जहां पर हमारी जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप थी जो 2 पर्सन की, वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो आगे आता है जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो 2 तरह से हो सकती है। तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव में। पॉजिटिव वे में तो कैसे, मान लो आपने परफॉर्मेंस कर दी, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 पर्सन ने, वो परफॉर्मेंस कर दी कंप्लीट, और उसके बाद क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सेकंड हो सकता है नेगेटिव वे। नेगेटिव वे क्या, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, मतलब कि उसको फुलफिल ही नहीं किया, जो कॉन्ट्रैक्ट आप 2 पार्टी के बीच में हुआ था, वो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो एक नेगेटिव वे है क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, उस लाइबिलिटी से हटने का। बात क्लियर हुई। तो अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किस किस वे में हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं, फिर टर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव वे जो हम पढ़ चुके हैं, बाय परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप 2 पार्टी के बीच में हुआ था, आपने वो परफॉर्मेंस फुलफिल कर दी, और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज हो गया। या फिर हो सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या, जहां पर 2 पार्टी मिलकर आपस में कोई एग्रीमेंट करती हैं, जिसके कारण जो मेरा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर बात आती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप 2 पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस परफॉर्मेंस को एक कोई भी पार्टी इम्पॉसिबल है वो परफॉर्मेंस को फुलफिल करने के लिए। एक अनदर रीजन लैप्स ऑफ टाइम का भी है, मतलब कि जो टाइम पीरियड है उसके अंदर कोई एक्टिविटी आपने कोई परफॉर्म नहीं की, कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो उस टाइम पीरियड जाने के बाद आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ होता, तो टाइम के खत्म होने के कारण भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है बच्चों, डिस्चार्ज हो सकता है। अब अनदर रीजन क्या हो सकता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है ना, लॉ के अंदर कोई चेंज आ जाए, लॉ किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह दे, वॉइड कह दे। ठीक है ना, पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन लॉ में चेंज आने के कारण कोई भी चीज हो सकती है, लॉ जो है उसको क्या कर दे, वॉइड करार कर दे। तो उस केस में भी जहां पर लॉ कह देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वहां पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। और लास्ट क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर डिफॉल्टर पार्टी उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए मना कर दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा आपका, वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो 2 पार्टी के बीच में ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर हुई। तो अब इन हर एक चीज को, हर एक टाइप को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के उसमें, ठीक है ना। तो इस केस में देखो बच्चों, परफॉर्मेंस के केस में क्या, जहां पर एक पार्टी फुलफिल कर देती है अपनी ओब्लिगेशन, किसके अंदर, उस टाइम मैनर के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफाई कर रखा था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया एक वॉच को सेल करने का, ठीक है ना। तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, ए को वॉच सेल करनी थी, किसको, बी को, और इसके बदले बी को रुपए देने थे 2000। ठीक है ना, टाइम था 15 फेब को। मान लो 15 फेब आती है, ए बी को वॉच दे देता है और बी इसको 2000 रुपये दे देता है, तो इनका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इनकी परफॉर्मेंस थी, जो ओब्लिगेशन थी, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर रखी थी, वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बाई परफॉर्मेंस हो जाएगा। क्लियर।
फिर नेक्स्ट आता है आपका बच्चों डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि जहां पर दो पार्टी आपस में मिलके कोई भी एग्रीमेंट करती हैं। और एक बात याद रखना इसके अंदर बच्चों, जो एग्रीमेंट होगा उन दो पार्टी के बीच में वो उन दोनों की फ्री कंसेंट से होगा, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट कैसे होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसके भी कुछ टाइप है कि कितने टाइप है कि जिसके जिसके अंदर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है नोवेशन। नोवेशन में क्या होगा, देखो नोवेशन में होता है कि कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट कर ले हम किसी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की जगह, कुछ नया आ जाए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, नोवेशन कहेंगे। when party to a contract agree to substitute the existing contract, जहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर देते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को किसके साथ, किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, नोवेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पार्टी चेंज होगी, पहले दो पार्टी थी, हमने एक को और इंक्लूड कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो पार्टी चेंज होने के कारण उसके अंदर क्या गया, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था वो तो क्या हो जाएगा, अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। या फिर हो सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर में हम कोई चेंज ला दें, उसको कैंसिल करके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, नोवेशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दो मेथड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के, नया बनाने के। या तो क्या किया, पार्टी चेंज होगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये तीन पार्टी, ठीक है ना, ए है, बी है, सी है। पहले ए और बी के बीच में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि दोनों एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा, दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। हम 5 साल तक क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, आगे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे, ए और बी ने ये डिसाइड किया। लेकिन उनको लगा कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना कंपल्सरी है, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए, हमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसको नॉलेज है इसके अंदर। मान लो सी था, उसको नॉलेज थी ट्रांसपोर्ट बिजनेस की, तो उन्होंने क्या किया, म्यूचुअल कंसेंट से सी को इन्वॉल्व कर लिया अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी का वो क्या हो गया, खत्म हो गया, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जिसके अंदर कौन इंक्लूड है, सी इंक्लूड है। तो चेंज इन पार्टी के कारण क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंज आया, ठीक है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी जिसने ये बिजनेस डिसाइड किया था कि हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करेंगे, उनको लगा कि इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं है, क्यों ना हम कोई थर्ड बिजनेस कर लें, कोई और बिजनेस कर लें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ना करके हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टी डील का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से कोई भी उन्होंने कोई अलग बिजनेस कर लिया, तो क्या किया, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में ट्रांसपोर्ट का, उसको छोड़ के उन्होंने क्या किया है कि नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये किसका हुआ आपका एग्जाम्पल बच्चों, नोवेशन का। अब बात आती है रिसेशन की। अब देखो रिसेशन के अंदर क्या होगा, जहां पर दोनों पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, जहां पे दो पार्टी है, मान लो ये एक पार्टी है और ये दूसरी पार्टी, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, म्यूचुअल कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी दोनों चाहते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आगे काम नहीं करेंगे, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी की क्या इन्वॉल्व थी बच्चों, म्यूचुअल कंसेंट क्या थी, इन्वॉल्व थी, तभी इन दोनों ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, ठीक है ना। ले इस केस में क्या होगा, ये डिफरेंस कैसे होगा नोवेशन से, नोवेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है, लेकिन रिसेशन में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। वो पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, ये होगा रिसेशन के अंदर। तो क्लियर हुआ डिफरेंस, नोवेशन में अगर मान लो हमने पुराने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी किया तो नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह पे आ जाता है, लेकिन इस केस में अगर दोनों पार्टी ने म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है और उसके बाद वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आती, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, रिसेशन, याद रखना, ठीक है ना। डिफरेंस क्लियर हुआ अच्छे से। फिर बात आती है अल्ट्रेशन की। अल्ट्रेशन में क्या होगा कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हम म्यूचुअल कंसेंट से क्या करते हैं, उसके अंदर अल्टर कर देते हैं। अल्टर कैसे, मान लो हमने टाइम को चेंज कर दिया, प्लेस को चेंज कर दिया, क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो सेम ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वो ही रहेगा जो पहले था हम दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कुछ अल्टर कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है जो चेंज किया है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा हो या फिर कम हो, ठीक है। जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज मेंशन कर रखी थी वो कुछ उससे कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता हो, या फिर हम हो सकता है उससे कम बेनिफिट मिले, लेकिन हमने क्या किया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कुछ चेंज कर दिया। यहाँ पे हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये कोई पर्सन है ए, ठीक है ना, इसको क्या करना था, पेंट करवाना था अपने घर पे। तो इसने एक
पेंटर के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, किसका, पेंट करवाने का अपने घर के ऊपर। तब ड्यू डेट आने से पहले ए को रियलाइज हुआ कि उसके 2 घर और हैं अलग अलग एरिया के अंदर, क्यों ना मैं साथ में उसको भी पेंट करवा लूं, ठीक है ना। तो ये फिर क्या करता है, ए दोबारा से किसके पास आता है, पेंटर के पास जाता है, उसको कहता है कि एक घर को नहीं, मेरे पास 2 घर और हैं अलग अलग एरिया में, उनको भी क्या करना है, पेंट करना है, ठीक है ना। तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में कितनी घर कितना था, एक, ठीक है ना। लेकिन जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें क्या था, 3। कॉन्ट्रैक्ट तो सेम ही रहा, क्या करने का, पेंट करने का, लेकिन इसके अंदर जो क्वांटिटी थी घर की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहले एक घर को पेंट करना था, अब कितनों को करना है, 2 और को करना है। तो टोटल कितने हो गए, 3 घर हो गए जिसको क्या करना है, पेंट करना है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे अल्ट्रेशन हुआ किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका अल्ट्रेशन होगा। तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा ना, नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और अल्ट्रेशन क्या होता है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस अब बहुत अलग है, ठीक है। फिर बात आती है रेमिशन की। रेमिशन में क्या होता है बच्चों, जहां पर एक पार्टी अपने कुछ राइट को छोड़ देती है, ठीक है ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उसका जितना राइट था, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा था, उससे कम राइट को क्या करती है, परफॉर्म करती है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रेमिशन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से देखो, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, ये ए है और ये बी है। बी ने ए को कुछ अमाउंट दी, कुछ पैसे दिए, फॉर एग्जाम्पल लेट से 50,000 रुपीज दिए बी ने ए को। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने कहा था मेरे को 50,000 रुपीज दे दो, मैं 2 महीने के अंदर वो अमाउंट क्या कर दूंगा, रिपे कर दूंगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने रिसीव तो कर लिए कितने, 50,000 रुपीज, लेकिन ड्यू डेट आई, ए क्या कहता है ड्यू डेट पे कि मेरे पास 50,000 रुपीज नहीं है पे करने का, मेरे पास फिलहाल सिर्फ 30,000 अवेलेबल है कि मैं तुम्हें पे कर सकूं। हो सकता है आने वाले टाइम में ये रुपए भी ना बचे, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, ऐसा कुछ ए ने बी को कहा। तो बी इस केस में क्या सोचेगा, बी क्या सोचेगा कि नहीं मैं तो पूरे 50,000 रुपीज ही लूंगा, या फिर ये सोचेगा क्यों ना मैं 30,000 ही ले लूं, आगे इसके पास ये 30,000 भी ना बचे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ 20,000 का लॉस हो रहा है, और आगे चल के मैं ये ना लूं अभी तो क्या पता 50,000 का लॉस हो जाए, तो बी के माइंड में ऐसा कुछ आएगा ना। तो उस केस में बी क्या करता है, वो 30,000 रुपीज ही क्या ले लेता है, ए से ले लेता है, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, आपका रेमिशन का, कि यहाँ पर जो एक्सेप्ट की, वहां पे वो क्या की, उसने लेसर अमाउंट एक्सेप्ट की, जो परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखी थी उससे कम परफॉर्मेंस यहाँ पे बी ने क्या की, एक्सेप्ट की, ठीक है ना। बी कम अमाउंट क्या की, बी ने एक्सेप्ट की। या फिर ये भी हो सकता है कि ए के पास अमाउंट नहीं है देने के लिए, उसके पास मान लो एक्स्ट्रा मोबाइल फोन पड़ा है और उसकी कीमत, उसने अभी नया नया लिया था और उसकी कीमत आज के डेट में 15,000 रुपये है। तो ए यहाँ पर ये भी कह सकता है कि मेरे पास कोई भी अमाउंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ आज की एक मोबाइल फोन ही बचा है, अगर ये लेना तो ले लो, मैं अमाउंट रीपे नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे अलग हम क्या ले लें, कुछ चीज कंसिडरेशन ले ले उस सामने वाले पर्सन से, अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस केस में अगर बी को क्या लगेगा कि इससे अच्छा कुछ ना मिले तो क्या ले लेता हूँ, मैं इसका मोबाइल फोन ही ले लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रेमिशन का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। तो समझ में आई रेमिशन क्या होता है, जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था उससे कुछ अलग क्या करते हैं, उससे कुछ लेसर अमाउंट क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं सामने वाली पार्टी से। हो सकता है वो सेम चीज हो सकता है वो सेम चीज ना भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो हमने चीज हमें लेनी थी वो ही सेम चीज हम क्या करेंगे, वो पेमेंट करेगा, वो हम कुछ और भी अलग हो सकता है उस टाइम पे। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ये था किसका एग्जाम्पल, रेमिशन का। अब बात आती है बच्चों वेवियर की। देखो रेमिशन और वेवियर में एक डिफरेंस है, रेमिशन में वहां पे उसने अपना पूरा राइट नहीं छोड़ा था, अगर वो मान लो 50,000 रुपीज लिए थे जो उसने उसे, वो पूरी तरह से क्या कर दे, वेव कर दे, अपने राइट को रिलिंक्विश कर दे, अपने राइट को पूरी तरह से 50,000 रुपीज में से 1 रुपया भी ना ले, तो वो आपको क्या कहलाएगा बच्चों, वेवियर कहलाएगा। अगर वो मान लो कुछ अमाउंट उसमें से ले लेता है, अपने राइट को कम कर देता है, तो वो रेमिशन कहलाएगा, ठीक है ना। अगर वो कुछ भी ना ले तो क्या कहलाएगा, वेव कहलाएगा, मतलब वो एक तरह से अपने पूरे के पूरे राइट को क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है ना। वेवियर मीन अबेंडनमेंट ऑफ राइट, अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिलिंक्विश वेव हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उस राइट को क्या कर दे, बिल्कुल ही छोड़ दे। मान लो जी 50,000 रुपीज देने थे किसको, ए को, यहाँ बी को, वो क्या कर देता है, उसके पास रुपया एक भी रुपया नहीं, तो पूरे पूरे रुपए क्या कर देता, वेव कर देता, अपने राइट को क्या कर देता, छोड़ देता, उससे 1 रुपया भी नहीं लेता। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, आपका वेवियर का एग्जाम्पल हो जाएगा।
अब बात आती है मर्जर की। मर्जर में क्या, जहां पर कोई भी आपके बीच में, कोई पार्टी के बीच में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, लेकिन बाद में उसी पार्टी के साथ कोई सुपीरियर राइट हो गया। पहले वाला राइट था वो इंफीरियर था कंपेयर टू जो अब राइट हुआ है, तो जो इंफीरियर राइट था वो अपने आप क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। सुपीरियर राइट क्या माना जाएगा, अब कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो मान लो ए और बी दो पर्सन थे, ए का हाउस था, बी ने उसको क्या ले रखा था, रेंट पे ले रखा था, ठीक है ना, खुशी खुशी उस घर में रेंट पे लेकर रहता था। ए के मन में आई कि मेरे को ये घर क्या करना है, सेल करना है। उसने अपनी ये बात बी को बताई कि मैं ये घर अब सेल कर रहा हूँ, तो बी के माइंड में क्या आई, क्यों ना ये घर मैं ही परचेज कर लूँ, ठीक है ना। पहले उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में। अब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हो गया कि वो उस घर को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, कौन, बी, ठीक है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज होकर एक सुपीरियर राइट में बन गया, ठीक है ना। उसने क्या किया, उस घर को क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है ना। ए ने क्या किया, अपना घर सेल कर दिया, किसको, बी को। तो यहाँ पे जो पहले इंफीरियर राइट था किसका, रेंट का, वो अपने आप क्या हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा, जो सुपीरियर राइट क्रिएट हुआ है उसके दौरान, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल था बच्चों, मर्जर का। तो जितने भी पार्ट पढ़े हमने, जितने भी टाइप पढ़े यहाँ पे हमने म्यूचुअल कंसेंट के, हर एक के अंदर एक बात याद रखना, वो आपका वेवियर हो, मर्जर हो, या फिर आपका रेमिशन हो, कोई भी हो, सबके अंदर म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टी की, तभी वो किसके अंदर आएगा, आपका डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे वेवियर के अंदर बी ने अपना राइट वेव किया है, तो दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट होगी, तभी क्या कहलाएगा, वो वेवियर कहलाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर हुआ। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा ही जो बी ने क्या किया, अपना राइट वेव किया है, अपने राइट को खत्म कर दिया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब बात आती है नेक्स्ट की, थर्ड की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मान लो कोई ऐसी जो आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस परफॉर्मेंस को आप पूरा ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है उसको पूरा करने के लिए, तो उस केस में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगा। दो केस होते हैं, एक तो वेरी बिगिनिंग से ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, जो एग्रीमेंट आप लोगों ने किया है, वो ऐसा है कि उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उसको तो हमने पहले क्लास में भी डिस्कस किया था, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड एब इनिशियो कहते हैं, जो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में क्या कहते हैं, डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल हमने लिया था, ए कहता है कि मैं तेरे को क्या दूंगा, ट्रेजरी बॉक्स फाइंड आउट करके दूंगा, ठीक है ना, मैं कि कोई लॉस्ट ट्रेजरी बॉक्स है, मैजिक से उसको ढूंढ के दूंगा। तो एक तरह से क्या, स्टार्टिंग से ही क्या ये इम्पॉसिबल है इसको परफॉर्म करने के लिए, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग से ही क्या होगा, वॉइड होगा। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन लेटर वो क्या बन जाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाते हैं, या फिर कोर्ट क्या कह देता है, उनको वॉइड करार दे देता है उन कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो बाद में जाके क्या बने, वॉइड बने। बिगिनिंग में तो क्या थी, वैलिड थे, लेकिन बाद में जाके क्या बने, वो वॉइड बने। जैसे कि जो सब्जेक्ट मैटर था जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो हुआ था कार को सेल करने का, ठीक है ना, 2 लाख रुपए में। लेकिन ड्यू डेट आने से पहले कार का हो गया क्या, एक्सीडेंट, जिसके अंदर ये कार रही ही नहीं, कार के एक्सीडेंट होने के बाद ये कार रही ही नहीं कि वो बी को सेल कर पाए। तो इस केस में जो सब्जेक्ट मैटर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो इस केस में उनका कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बी यहाँ पे एक एक खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं कर पाएगा कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट, चेंज इन लॉ। मान लो आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जो लॉ में चेंज आने के कारण कोई नया बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में एक नया नया लॉ आ गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट अब आप फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो वो भी क्या माना जाएगा बच्चों, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब आती है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आपने कोई ऐसी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जो एनिमी कंट्री है, ठीक है ना, बाद में उसमें क्या हुआ, वॉर, कोई सिचुएशन आ गई वॉर की, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में, और आपने उस कंट्री के किसी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर बात आती है नेक्स्ट वाली, पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ डेथ। जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, उसकी अब वो इनकैपेबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाए,
जो उसके अंदर क्वालिफिकेशन थी वो कॉन्ट्रैक्ट को अब उस क्वालिफिकेशन के द्वारा फुलफिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पेंटर है, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 10 पेंटिंग बनाने का, ठीक है ना। इसके साथ आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया 10 पेंटिंग बनाने का, और पेंटर भी क्या होगा, खुश होगा कि हाँ मैं 10 पेंटिंग बना के दे दूंगा। लेकिन इसी बीच एक्सीडेंट में अब जो पेंटर है वो एबल नहीं है वो पेंटिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस पेंटर का सामने वाली पार्टी के साथ, वो अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, अपने आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए। और एक बात ध्यान से याद रखना इस चीज के अंदर बच्चों, कि वो जो पर्सनल इनकैपेसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, उस पर्सन की पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए। मान लो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो उसकी पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई शोरूम है, उसमें उसका बच्चा भी बैठता है, ठीक है ना। उस केस में जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका हो गया एक्सीडेंट। लेकिन अब वो जो उसका सन था जो उस शोरूम में हैंडल किया करता उसके साथ, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है ना। मान लो वो जो आइटम था, वो जो शोरूम था वो कपड़ों का था, कोई भी आइटम उसको क्या करने थे, ट्रांसफर करने थे। अब वो जो आइटम ट्रांसफर करने हैं वो सन भी तो ट्रांसफर कर सकता है ना। तो वो क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर जो किसी की पर्सनल स्किल के ऊपर हो, क्या हो, डिपेंड हो। बात क्लियर हुई ये वाला थर्ड पॉइंट अच्छे से, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। मान लो जो टाइम पीरियड था कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का वो ही खत्म हो गया। उस पार्टी ने, सामने वाली पार्टी ने, जिसने वो जिसको कंसिडरेशन रिसीव होनी थी उसने कोई स्टेप ही नहीं लिया, वो टाइम पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं। ए और बी कोई दो पर्सन है, ठीक है ना। मान लो ए ने बी को पैसे दे रखे, ए यहाँ पे ए ने कोई सामान दिया होगा बी को, और बी ने उसको क्रेडिट पे क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है ना। क्रेडिट पे सामान ले रखा है ए ने, ए से कोई बी ने। तो यहाँ पे ए क्या है बच्चों, क्रेडिटर है, क्योंकि उसको क्या मिलने, पैसे मिलने किससे, बी से, ठीक है ना। और बी यहाँ पे क्या है बच्चों, डेटर है, क्योंकि उसने सामान खरीद रखा है ए से, किस पे, क्रेडिट पे। बात क्लियर हुई, यहाँ पे बी डेटर है और ए क्रेडिटर है। बी ने पैसे देने थे ए को, ठीक है। मान लो सामान था 20,000 रुपए का, लेकिन बी ने तब ड्यू डेट आई, बी वो पैसे नहीं दे पाया ए को। अब ए के पास क्या राइट है, बी के खिलाफ जाके कोर्ट में शू करने का राइट है ए के पास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट 1963 विद इन 3 ईयर, अगर क्रेडिटर डेटर के खिलाफ केस फाइल कर सकता तो ठीक है, उसके बाद वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता 3 साल के बाद। मान लो ए ने कोई भी केस फाइल नहीं किया बी के खिलाफ 3 साल के अंदर, तो अब 3 साल के बाद वो जो बी है वो लॉफुली बाउंड नहीं होगा ए को वो अमाउंट पे करने के लिए। बात क्लियर हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्ट 3 साल के अंदर अगर डेटर अमाउंट पे नहीं करता, अगर क्रेडिटर ने उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, तो अब 3 साल के बाद बी लाइबल नहीं होगा। बी की 3 साल के बाद जो लीगल ऑब्लिगेशन थी वो क्या जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड था ना, कि टाइम पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया, और ए ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद अब बी बाउंड नहीं है ए को वो अमाउंट को वापस से क्या करने के लिए बच्चों, रीपे करने के लिए। बात क्लियर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा, डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब इसके अंदर क्या होगा, मान लो जो कोर्ट है उसने ही परमिशन दे दी, ठीक है ना, उसने ही जजमेंट दे दी कि जो प्रोमिसर है अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो इनकेपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए। तो क्या हो गया कि लॉ के द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो जिसको पेमेंट करनी थी वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और यहाँ पे कोर्ट क्या कर देता है, उस पर्सन को इंसॉल्वेंट बना देता है, इंसॉल्वेंट करार दे देता है। तो उस केस में वो जो पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था पेमेंट करने का, वो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर अच्छे से यहाँ पे, वेरी गुड। अब आपका आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज कैसे, ब्रीच करके तोड़ दिया, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो दो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था, एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म ही नहीं किया, या फिर उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस केस में वो आपका क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात याद रखना, यहाँ पे उसके पास उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, परफॉर्म ना करने का कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं था, ठीक है ना। उसने अपनी मर्जी से उसको क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करने का, ब्रीच करने का।
ये बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे देखो, अब जो दो पार्टी हैं इसको समझो एक एग्जांपल से। अब दो पार्टी हैं ए और बी। ए को मान लो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए को ट्रांसफर करने थे बी को 100 kg राइस। कितने में? मान लो 1 kg की जो वैल्यू थी वो 20 रुपए पर केजी था, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में। लेकिन तो ड्यू डेट आई, जब वो एक्सरसाइज करने का टाइम आया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ए ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया बी को वो मटेरियल, वो राइस देने में, ठीक है ना। उसने क्या कर दिया, उसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि कोई हो सकता है कि ए किसी और को सेल करना चाहता हो उससे ज्यादा रुपए में, ठीक है ना। हो सकता है कि जो मार्केट प्राइस है वो और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया हो। ए ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया बी को वो 100 kg राइस को क्या करने में, डिलीवर करने में। तो इस केस में ये क्या हुआ भाई, जो डिस्चार्ज हुआ कॉन्ट्रैक्ट किसके कारण, क्योंकि ए ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, ब्रीच कर दिया ड्यू डेट के ऊपर। तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सेक्शन 39 के अंदर क्या है, गिवन है, ठीक है। अब इसके भी बच्चों दो टाइप है। दो टाइप क्या, एक्चुअल ब्रीच और सेकंड आपका आएगा एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब डिफरेंस समझो, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, इसको हम समझते हैं आसान से एग्जांपल से। देखो ये जो एग्जांपल था ए और बी का, ए ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। अगर वो मना कर देता है ड्यू डेट जिस दिन उसको क्या करना था, उसको ट्रांसफर करने थे राइस बी को, मान लो ट्रांसफर करने थे 1 अगस्त को, उसी दिन 1 अगस्त को आके ए मना कर देता है ड्यू डेट को, जिस दिन एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस होनी थी उसी दिन मना कर देता है, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। बात क्लियर हुई। जिस दिन उसको परफॉर्म करना था उसी दिन मना कर दिया ए ने उस परफॉर्मेंस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, रिफ्यूज कर दिया, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच। और बात आती है एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होगी। मान लो जो ए है वो जो टाइम पीरियड था जो परफॉर्म करने का 1 अगस्त, ठीक है, जो टाइम पीरियड था उसको परफॉर्म करने का 1 अगस्त, उससे पहले कहीं जाके, मान लो इससे पहले कहीं जाके, फॉर एग्जाम्पल 20 जुलाई को जाके ए बी के पास जाता है 20 जुलाई को, और बी को कहता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। हो सकता है कि उसके पास वो मटेरियल इतना अवेलेबल ना हो, वो कहता है कि मेरे पास, मैं इसको 1 अगस्त तक 100 kg राइस को नहीं ला पाऊंगा, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह कोई बीच में ही उस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर देता है फुलफिल करने के लिए बच्चों, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच कहलाएगा, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा आपके लिए, एंटीसिपेटरी ब्रीच। अगर वो ड्यू डेट पे मना कर देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच कहलाएगा। बात क्लियर हुई। अब जो पार्टी मना कर रही है उसको हम कहते हैं डिफॉल्टर, ठीक है ना। जो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट को उसको हम क्या कहेंगे, डिफॉल्टर पार्टी। और जो कॉन्ट्रैक्ट जो सामने वाली पार्टी, जैसे यहाँ पे कौन है, बी है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी बच्चों, यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी। इन टर्म को याद रखना अच्छे से। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हुआ, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होती है और एक्चुअल ब्रीच क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे वो क्या हुए बच्चों, कंप्लीट हुए। यही हमारे क्या थे लास्ट तक, टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे। आई थिंक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे सारे के सारे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।